दोस्तों, पृथ्वी में समय के साथ साथ सब कुछ इवॉल्व हो रहा है और हम इंसानों ने बहुत कुछ डेवलप कर लिया है और आगे भी बहुत कुछ डेवलप करेंगे। लेकिन क्या आपने कभी भी ये सोचा है कि धरती में सब कुछ शुरू कैसे हुआ? हम इंसानों से पहले धरती में क्या था और उससे भी पहले क्या धरती का अस्तित्व सच में था? क्या ये ब्रह्मांड जो हम जानते हैं, क्या इसका भी अस्तित्व था पहले? आज इस वीडियो पे हम इसी बारे में जानेंगे, तो लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। – 1927 में कुछ साइंटिस्ट ने यह देखा कि हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपांड हो रहा है। तब साइंटिस्टों ने यह सोचा कि यूनिवर्स जिस तरह से स्प्रेड हो रहा है, शायद कभी न कभी सारा यूनिवर्स एक छोटे से पॉइंट में समाया हुआ था और उस पॉइंट को प्राइमेबल एटम कहते हैं। चलिए कुछ पीछे चलते हैं, कुछ ज्यादा ही पीछे। आज से करीबन 13.8 बिलियन साल पहले यूनिवर्स का जो भी डेंसिटी, जो भी मास, जो भी हीट है आज, सब एक छोटे से पॉइंट में समाया हुआ था जिसको हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। लेकिन अचानक किसी एक रहस्यमय रीजन की वजह से स्पेस का शुरुआत हो गया। वो सिंगुलैरिटी का जो पॉइंट था वो बिखरना शुरू हो गया। उससे पहले टाइम का कोई अस्तित्व भी नहीं था, लेकिन तब टाइम एग्जिस्ट किया पहली बार यूनिवर्स में। 0 से 10⁻⁻43 सेकंड्स के अंदर यूनिवर्स का शुरुआत हो चुका था और उससे 10⁻36 सेकंड्स में कई फोर्सेस ने जन्म ले लिया, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स। और ऐसे धीरे धीरे कुछ पीरियड्स चलते गए और कुछ नए नए चेंजेस आना शुरू हो गए। उसके बाद क्वार्ट्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बिखरना शुरू हो गए और धीरे धीरे वो आपस में जुड़ने लग गए और उससे यूनिवर्स का सबसे पहला एटॉम हाइड्रोजन तैयार हुआ। फिर दो तरह के पार्टिकल्स बिखरे थे, एक था मैटर, दूसरा था एंटीमैटर। दोनों एक दूसरे से एकदम अलग थे। मैंने एंटीमैटर के ऊपर और भी एक वीडियो बनाया है जो आप जाके देख सकते हो। अब एंटीमैटर्स और मैटर्स आपस में मिलना शुरू हो गए ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। जबकि वो दोनों ऑपोजिट नेचर के थे, इसलिए उनके बीच एनिहाइलेशन शुरू हो गया था और वो एक सेकंड के अंदर वो एनिहाइलेशन प्रोसेस भी शुरू हो चुका था। धीरे धीरे एनिहाइलेशन प्रोसेस जब चलता गया, मैटर्स का क्वांटिटी तब ज्यादा था, इसलिए एंटीमैटर्स और मैटर्स में एनिहाइलेशन के बाद एंटीमैटर्स का अस्तित्व खत्म हो चुका था और जो मैटर्स बच गए थे वो मैटर्स और भी बिखरने लग गए। जैसे जैसे और समय बीतता गया, वो हाइड्रोजन एटम्स जो बने थे वो ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से साथ में मिलने शुरू हो गए। बहुत सारा टाइम लिया वो ग्रेविटेशनल फोर्स ने उनको इकट्ठा करने में, लेकिन जब वो कंबाइन हो चुके थे, कई करोड़ों डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ गए और तब और एक प्रोसेस शुरू हुआ, न्यूक्लियर फ्यूजन। और न्यूक्लियर फ्यूजन से एक ऐसा तारा फॉर्म हुआ जो यूनिवर्स का सबसे पहला तारा था। फिर धीरे धीरे और भी तारे बनते गए। कई लाखों साल जाने के बाद और करोड़ों तारे बने। फिर उन तारों ने एक दूसरे के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक ग्रुप बना लिया था, जिसे हम गैलेक्सी कहते हैं। लेकिन ये खत्म नहीं हुआ अभी, अब तो और बहुत कुछ होना बाकी था। जो डस्ट पार्टिकल्स उन तारों के आसपास घूम रहे थे, वो धीरे धीरे एक दूसरे के साथ कंबाइन होना शुरू हो गए ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। फिर रॉकी बॉडीज, बड़े बड़े रॉकी बॉडीज बने। फिर वो रॉकी बॉडीज एक दूसरे के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए कंबाइन होके कुछ और बड़े बॉडीज बने। वो हार्ड रॉकी सरफेस के बॉडीज बन चुके थे, जिसे आज हम प्लेनेट के नाम से जानते हैं। और उनमें से एक था हमारा धरती, जहाँ पे आज हम रहते हैं। लेकिन उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था और सिर्फ
रॉकी प्लैनेट्स ही नहीं और भी गैसेस के प्लैनेट्स बने। जो गैसेस स्पेस में घूमते थे वो भी आपस में ग्रेविटेशनल के फोर्स के वजह से आपस में जुड़ने लगे और धीरे धीरे और गैसेस के प्लैनेट्स तैयार हो चुके थे, जैसे कि जुपिटर और सैटर्न। करोड़ों साल जाने के बाद वो जो रॉकी प्लैनेट्स की तरह बने थे वो आपस में और करीब आते गए ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, और उन्होंने एक स्टार के साथ एक साथ कुछ प्लैनेट्स घूमने शुरू हो गए। उनमें से एक है हमारा सोलर सिस्टम, और ऐसे कई सोलर सिस्टम कई और सोलर सिस्टम के चक्कर काटने शुरू हो गए, और ऐसे सोलर सिस्टम के ग्रुप से बने थे गैलेक्सीज। लेकिन एक सोलर सिस्टम में सिर्फ प्लैनेट्स और स्टार्स ही नहीं है। सोलर सिस्टम के करीब और भी एस्टेरॉइड्स थे जो सोलर सिस्टम में बड़े बड़े बॉडीज का चक्कर काट रहे थे, लेकिन जब वो कुछ ज़्यादा ही पास आ जाते थे बड़े बड़े बॉडीज के, तब वो उनके अंदर धंसने शुरू हो जाते थे, मतलब उनके ऊपर गिरना शुरू हो जाते थे, जिससे धमाका होता था। और उन प्लैनेट्स में जिसमें गिरते थे उससे कुछ पार्ट्स निकल के आ जाते थे और उनसे चांद बना, जिसे हम आज मून कहते हैं। और वो चांद किसी प्लेनेट के चक्कर लगाना शुरू हो गए, और ऐसे ही सिर्फ धरती का ही नहीं, कई सारे प्लैनेट्स का चांद है। किसी एक प्लैनेट का एक ही चांद नहीं, कई सारे चांद हो सकते हैं। और अब हम ये कह सकते हैं कि एक सोलर सिस्टम में स्टार, प्लैनेट्स, मून, एस्टेरॉइड जैसे चीज़ होते हैं। और सिर्फ प्लैनेट्स ही नहीं, कुछ ड्वार्फ प्लैनेट्स भी बने उसी प्रोसेस से, जैसे और भी प्लैनेट्स बने थे। लेकिन उनको ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि प्लैनेट्स के जो रूल्स थे, प्लैनेट्स के जो कुछ बिहेवियर्स थे उनके साथ वो नहीं मिलता, इसलिए हम उसे ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी भी धरती पे जीवन का शुरुआत नहीं हुआ। अभी तो हमारे धरती को और बहुत कुछ सहना बाकी है, फिर जाके धरती पे जीवन का शुरुआत हुआ, फिर हम जन्मे। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हो कि अर्थ पे जीवन का शुरुआत कैसे हुआ, तो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखिएगा। मैं जल्दी वो लेके आने वाला हूँ, लाइफ ऑन अर्थ। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मुझे पता है कि ये जो टॉपिक है ये कुछ मिस्टीरियस टाइप का है, सब शायद इसमें विश्वास नहीं करते, लेकिन जो साइंस को अच्छी तरह से जानना चाहते हैं, जो साइंस के डीप में जाना चाहते हैं, वो शायद इस बिग बैंग के टॉपिक को बहुत पसंद करेंगे। दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपके साथ मिलूँगा, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।